हेलो। इज माई वॉइस ऑडिबल? ओके, अब ऑडिबल है। बर्दाश्त है तुम लोगों की, पहले विदाउट वॉइस मुझे सुन रहे थे। ओके, चलो। हाँ, तो देर वी वर के थीरी में, जब अब अभी आई थिंक थर्ड डे है ना थीरी का। तो आज मैंने सोचा कि सुटेबल टाइम है आज ओरिएंटेशन सेशन लेने का, टॉक्स का। क्योंकि पहले एक दो दिन तो आप बड़ा ही मुस्तरिब होते हो क्वेश्चंस काउंटर चेक करने में, है ना, कीज देखने में। ये तो बिल्कुल नेचुरल है ना। कि क्या हुआ एग्जाम में और क्या की थी, एक दूसरे से डिस्कस करने में। इसे ऐसा करने से थोड़ा सा दिल का बोझ भी हल्का हो जाता है। तो मैंने नहीं डिस्टर्ब किया तुम लोगों को, एंड आई वाज साइलेंटली वाचिंग ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। और एक बात तो है, जैसे कि बहुत अच्छे मुझे फीडबैक मिले हैं पोस्ट एग्जाम कि इफ़ यू हैव डन थ्योरी वेल, तो फिर पास पेपर सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। एंड बिलीव मी, अगर आपकी थ्योरी अच्छी है ना, तो आपके क्लिनिकल ये जो एग्जाम्स है, टॉक्स, शॉर्ट केसेस, ये भी बहुत आपको इंशाल्लाह इजी मिलेंगे। ठीक है। तो न, अब एग्जाम कब का रिजल्ट कब तक आएगा? 2 हफ्ते मिनिमम लगते हैं, इससे ज़्यादा आज तक नहीं लगे। मतलब एग्जाम रिजल्ट आ जाता है सम टाइम 11th डे पे, सम टाइम 12th डे पे, और मैक्सिमम एट 14th डे। तो ये जो 2 हफ्ते हैं आप लोगों के पास, आप इनको कैसे यूटिलाइज करें? आपके पास दो चॉइसेस हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, ममा? ओके, अच्छा। तो यस, क्लियर है। तो यार, दो चॉइसेस हैं, या तो कुछ भी ना करो, बैठ के रिजल्ट का वेट करो, या कुछ कर लो। तो जो कुछ कर लेंगे ना, वो अच्छे कैंडिडेट हैं। हमेशा कुछ ना कुछ इंसान को करते रहना चाहिए। ठीक है। और वैसे भी थ्योरी के लिए तुम लोग 4 ईयर लेके बैठते हो ना, थ्योरी की तैयारी के लिए। और जब थ्योरी के बाद दूसरा स्टेप आता है एग्जाम का, आपके टॉक्स का आया, तो उसके लिए आपके पास हार्डली 2 मंथ्स होते हैं। रिजल्ट आने के बाद जो गैप है क्लिनिकल एग्जाम का, वो मिनिमम से मैक्सिमम 2 मंथ तक है, इससे ज़्यादा नहीं होता और इससे कम भी नहीं होता। तो ऑन एवरेज यू हैव 60 डेज। हाँ, तो 60 डेज आपके पास होंगे। तो जो कैंडिडेट्स ये जो 14 डेज हैं ये ज़ाया करेंगे, तो उनके पास तो कम दिन बचेगा ना। ठीक है। और जो इन 14 डेज को यूटिलाइज करेंगे, तो उनके पास तो अप्रॉक्सीमेटली 80 डेज हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, एक एक दिन से फर्क पड़ता है। अब जब आप खुद सोचो जरा, जब आप थ्योरी की तैयारी कर रहे थे और लास्ट वीक में कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल में ख्याल था कि यार अगर एक दिन भी मिल जाए ना, तो आई कैन मेक वंडर वैसे मैं तो, मुझे तो हमेशा ये होता है एग्जाम से 2 दिन पहले, एक दिन मिल जाए ना, तो बस ये एग्जाम तो बस मैं डेफिनेटली बहुत अच्छा कर लूंगी। और यहाँ आप 14 डेज ऐसे ज़ाया कर रहे हो। तो दैट्स वाई मैं रिजल्ट का वेट नहीं किया मैंने, कि रिजल्ट आएगा तो फिर ओरिएंटेशन सेशन लूंगी। मुझे लगता है अब टाइम है, ये जो जिन्होंने ये 14 डेज अपने बर्बाद करने हैं, उनको जगाने के लिए, कि जाग जाओ भाई ये बहुत कीमती दिन है। ठीक है। तो इनको आपने ज़ाया नहीं करना। और मैं पहले डिस्क्लेमर लगा दूँ, माई 80 और 90% जो टॉक होगी या डिस्कशन होगी, वो होगी कि ये 14 डेज या पोस्ट एग्ज़ाम क्लिनिकल एग्ज़ाम की तैयारी करना क्यों ज़रूरी है। ये किसी कोर्स की प्रमोशन नहीं है। ठीक है। तो आप सुन सकते हैं कि यार मैडम का तो शायद कोई फ़ायदा है। तो हाँ, फ़ायदा तो है लेकिन 90% जो कंटेंट है वो, बिल्कुल मेरी सिंसियर एडवाइस है आप लोगों के लिए कि आप ये 14 डेज ज़ाया मत करें। देखो, जब रिजल्ट आएगा तो दो ही ऑप्शंस होती हैं, पास हो जाते हो या फेल हो जाते हो। लेट्स सपोज आप, अच्छी बातें पहले कर लेते हैं। लेट्स सपोज आप पास हो गए हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास 60 की बजाय 80 डेज हैं। हम्म जब रिजल्ट आएगा, जब लोग सोचेंगे कि कैसे तैयारी शुरू करनी है, उस वक्त तो आप आधा कोर्स कर चुके होंगे, आधी तैयारी कर चुके होंगे, अगर मैं आपको जो बताती हूँ कैसे तैयारी करनी है। और तो कितने आप सेफ हो। और लेट्स सपोज आपका नहीं हुआ, और बाय द वे आपका हुआ क्यों नहीं ये एग्जाम। लेट्स सपोज हम 14 डेज, 14th डे है आज, रिजल्ट आ चुका है। लेट्स अज्यूम एनी वन अमंग यू, एनी कैंडिडेट A B C, वो आज पास नहीं हुआ। ठीक है।
तो वो क्या उसने मुझे बोलना है। मैंने भी पेपर देखा है आप लोगों का, इन 2 दिनों में साइलेंटली आई वॉज गोइंग थ्रू विद योर चैट। आपको पता है ना 80% क्वेश्चन क्लिनिकल थे। यस और नो, टेल मी, राइट इन द चैट बॉक्स। क्वेश्चन क्लिनिकल थे या नहीं थे? टेल मी। उमा, आपका माइक बिल्कुल अनम्यूट। डॉक्टर हेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं हाँ डॉक्टर जी, हेरा? अब अच्छी हो गई हूँ सुन के तुम्हें। नहीं, वो मैंने अभी इसको ज्वाइन किया, मैं बच्चों को खाना खिला रही थी, सॉरी। वो अभी मैंने देखा मैसेज, तो वो आया हुआ था इस वजह से। अच्छा अच्छा। तो हुमा, आज रिजल्ट आ चुका है। सिर्फ अज्यूम करो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, आपका रिजल्ट अपोजिट आया, लेट्स अज्यूम, अल्लाह जी ना सर। करे, पता है बड़ी अच्छी कैंडिडेट हो। आपके तो फीडबैक भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं पढ़ना। चलो डॉक्टर हेरा, आपने पढ़ाया इतनी मेहनत से, सही बात है, पहली दफा मजा आया पढ़ने का। और सही, पहली दफा ही सारे जो जितने भी टॉपिक्स थे वो सारी पहली दफा कवर हुए हैं। और रिवाइज अलबत्ता मेरे से नहीं हो सका प्रॉपर, जो पूरा उसको ना रिवीजन में मेरा थोड़ा सा कमी रह गई। वो एक दिन की बात थी कि एक दिन और मिल जाता तो ये भी हो जाता, एक दिन और मिल ये जो जाता तो ये एक भी दिन हो है ना, जाता। ये जो ये एक दिन कभी है भी ना, पूरा नहीं होता। होता है। मेरा ओ, मेरा लास्ट एग्जाम था पार्ट 2 का है, एमआरसीजी का है ना। और जी जी। एक दिन पहले मैं सोच रही थी, आई वॉज क्वाइट होपलेस क्योंकि ना मेरी सारी जी। तवज्जो तो अपने कोर्सेज पे होती है। तो हाँ जी। ऑब्वियसली देखो, पढ़ाना अलग चीज है, पढ़ना अलग चीज है। वो जो हाँ परसेंटेजेस जी। देख के पढ़ानी होती है ना, वो खुद याद करो तो कोई आजाब ही पड़ जाता नहीं है। आती, यही यही मसला है। वो परसेंटेजेस ही याद नहीं हो रही थी लास्ट टाइम पे भी, पेपर खोल के वो बिल्कुल लास्ट टाइम पे भी खोल के वो फिर भी हाँ, दिमाग से निकल गई। बिल्कुल वो बिल्कुल वैल्यूज ऐसा ही उसकी है। निकल गई। और तो मैं भी जब मेरा अपना एग्जाम था तो मैं ये सोच रही थी, मैं 4 साल से पढ़ा रही हूँ, और ये देखो एक दिन मिल जाए, तो मैं सोच रही थी कि आई कैन ऐड वन डे। हाँ और अभी जी, भी ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो, तो, ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी अल्लाह से अच्छे की उम्मीद है, इंशाल्लाह अच्छा हाँ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हुमार, चलो, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद हम सबको रखनी है, और मुझे बिल्कुल उम्मीद है आपसे भी, आप इंशाल्लाह पास होंगे। लेट्स, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको ये भी सी हो, आप आज पास जी नहीं जी। हुए, आज रिजल्ट आया, ठीक जी है, जी। आपके पास 14 डे थे। इन 14 डे में जी। आपने क्लिनिकल एग्जाम की तैयारी की है। हाँ आपने जी। पूरा सिलेबस इंटायरली एक क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से पहली दफा पढ़ा है, सही। ठीक है। और आप जी आप जी। आप इसके बावजूद फेल हो गए हो। लेकिन ये हाँ जो जी। क्लिनिकल केसेस थे ना, ये आपको तो थ्योरी से पहले करने थे, है ना। ये हाँ अब जी। आप कर रहे हो। आप हाँ डेफिनेटली जी। इस तैयारी के दौरान, हुमा, आसिया, अनीस एंड मलिहा, इस जर्नी के दौरान कहीं ना कहीं तुम लोगों के दिलों में ना एक रेग्रेट आएगा। हम बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा, कि ये तैयारी पहले क्यों नहीं की, ये चीजें हम्म, पहले क्यों नहीं हम हमें करवाई गई, या हमने की, या हमने सोची। क्योंकि अगर हम ऐसे तैयारी करते हैं तो मे बी लाइक जो सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं, जो थर्ड अटेम्प्ट वाले हैं, वो ये सोचें कि हम तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम पास कर सकते थे, क्योंकि एग्जाम क्लिनिकल था। और क्लिनिकल ट्यूनिंग और अप्रोच तो अब बन रही है। तो जी। ये जो हमने एक या दो अटेम्प्ट्स हमने हेलो। फजूल। हेलो। हेलो। चला रवि, जाओ बेटे। अच्छा। ओके, तो ये एक या दो अटेम्प्ट्स जो हमने लगाई हैं, शायद ना लगती, ठीक है। तो ये जो 14 डे है ना, मैं इन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। अगर इनको आप क्लिनिकल डेज का नाम दे दो ना, तो आप विन विन सिचुएशन में हो। इफ यू आर गोइंग टू पास, डेफिनेटली 60 की बजाय यू विल हैव 80, या लेट्स सपोज 76 डेज एडिशनल डेज हैं। आधी तैयारी हो चुकी होगी जब रिजल्ट आएगा, जब लोग पहली दफा कर रहे होंगे। और अगर आप पास नहीं भी होते तो आपकी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट टाइम थ्योरी में वो क्लिनिकल क्वेश्चंस तो आप खराब नहीं करोगे ना एटलीस्ट, और डेफिनेटली पास हो जाओगे। तो क्या बुराई है ये 14 दिन में इनको क्लिनिकल डेज का नाम देने में? कोई बुराई है? बताओ जरा। हम्म। दोनों सिचुएशन में ही आप सेफ हो ना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, तो बस ये दैट्स वाई आई एम नॉट वेटिंग फॉर द रिजल्ट। मुझे पता है जो मेरे कोर्स में जो बच्चे आते हैं, वो रिजल्ट के बाद ही आते हैं। एवरीवन थिंक यार रिजल्ट आएगा तो फिर वाई टू बाय एनी कोर्स, रिजल्ट का तो पता ही नहीं है। मैं भी होती तो मैं भी ऐसा ही करती। मैं कोर्स दरम्यान में लेके नहीं आ रही, मैं लेके आ रही हूँ कि आपने ये 14 डेज, देयर आर वेरियस वेज, कोर्स के बगैर पढ़ सकते हो, वेब फ्री या बहुत सारे।
लेकिन ये 14 डेज ना तुम लोगों ने पढ़ना है क्लिनिकल वे में, क्योंकि बहुत सारी चीजें करने वाली, लेकिन ये 14 डेज आपने सिर्फ क्लिनिकल डेज बनाने हैं। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? एनी डाउट? हम्म। डॉक्टर हिरा, अभी भी मैं व्हाट्सएप में मैं देख रही थी और भी जो ग्रुप्स हैं इधर उधर, तो सारी आपने हमें वो जो गाइडलाइंस कराई हैं, सारे क्वेश्चन उसी में से थे, कोई भी आउट ऑफ कोर्स इस तरह नहीं था। तो उन लोगों को ये नहीं आइडिया कि ये कहाँ से आया हुआ था, कौन सी बुक से था, कौन सी ड्यू हर्ट्स पर हो रहे हैं सारे और इस तरह। लेकिन शुक्र अल्लाह का, आपने हमें तुम सारा लोग कुछ कराया हुआ था। तुम लोग दुआएं दोगे कि मैंने ड्यू स्टोर का ये भी हमने की। हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। और सारी गाइडलाइंस, खैर मैंने तो प्रिंट्स निकाले थे सारी गाइडलाइन के, और ओके। बस जो भी आप करवाती रहती थी वो उस पर वो किए थे। हम्म। तो ये हमें तो बहुत फायदा था, थैंक यू इसके लिए, रियली थैंक यू आपके लिए। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, और जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं इतने अच्छे अच्छे, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। पता है क्या, आधी मेहनत मेंटोर की ना वसूल हो जाती है। बिल्कुल। बड़ा बड़ा अच्छा लगता है फीडबैक पढ़ना, और इससे जो आउटपुट हो जाती है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। मेरे ना परसों था MRCOG का ही था सेशन, फेटल इन्फेक्शंस पे ना, और मैंने ना रैश का एक रैश, क्लिनिकल रैश, ये जो रैश होते हैं वायरल रैश, ड्रग रैश और डर्माटोसिस के रैश ना, इन पे मेरा एक सेशन था। तो मैं वैसे ही बना रही थी, तो मैंने वैसे ही वॉइस नोट बच्चों को बना के भेजा। तो उसके बाद दो चार बच्चे थे इसकी जो तारीफ करती। तो अब मैं तुम्हें बस एक मैजिक बताती हूँ फीडबैक है, वैसे तो हम ट्रैक पे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें वैसे बताती हूँ, जस्ट एक मिनट। तो उससे हुआ क्या, हुआ ये मेरा ही आवाज, हाँ। अच्छा, उससे हुआ ये कि मैंने पहले सिंपल सिंपल सी स्लाइड्स बनाई थी। मतलब ठीक है, मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे ऑब्वियसली उनको पढ़ाना था, लेकिन आफ्टर देयर फीडबैक मैं सेटल्ड नहीं हुई अपनी पहली वाली PPT पे, और मैंने इसको इंटायरली चेंज कर दिया। मतलब आई डोंट नो व्हाई वो इंस्पिरेशन माइंड में कहाँ से आई। मुझे पता था इनको दिक्कत पेश आएगी डर्माटोसिस की, फिर मैंने क्विज़ेस ऐड किए, स्पॉट डायग्नोसिस ऐड किए हर तरह के रैशेस का, जैसे मीजल्स तंग करते हैं, रूबेला, मम्स तंग कर रहा है, पाम लगाई, क्योंकि ये सिफिलिस में भी इस पे मैक्युलोपेपुलर रैश होते हैं, है ना। और फिर ओब्स कोलिस्टेसिस में रैश के बगैर मतलब पाम पे इचिंग होती है, फिर दोनों को इकट्ठे किया। मतलब कहने का मकसद ये है कि जस्ट आफ्टर रिसीविंग द फीडबैक, मेरी PPT वो PPT थी नहीं जो कि मैंने प्लान की थी लेना। तो ये फीडबैक कहीं ना कहीं तो मैजिक ऐड करते हैं। चलो एनीवे, तो मेरा ही बस थैंक यू। ये जो आप लोगों के काइंड वर्ड्स हैं, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, they add wonder in your teacher, in your mentor performance, believe me. Okay, तो आज तो हम इधर थे भाई, हम तो उल्टा ही चले गए, हाँ। चलो, तो इसका मतलब ये है कि डू नॉट स्टॉप शेयरिंग फीडबैक। ओके, तो जनाब एग्जाम फॉर्मेट क्या है आपके एग्जाम का? एग्जाम फॉर्मेट है 14 स्टेशन है, ठीक है, 2 लिंक्ड स्टेशन हैं। 2 लिंक्ड स्टेशन से मुराद ये हैं कि 2 स्टेशन मिलके एक हो जाएंगे। अगर मैं ये कहूँ 2 स्टेशन मिलके एक हो जाएंगे, तो फिर 14 के बजाय कितने स्टेशन होंगे? 12, 12। हम्म। आसिया, 12 ही होंगे ना? अगर 14 स्टेशन टोटल हैं, तो अगर 2 लिंक्ड हैं तो टोटल कितने बने? 12 ना सदफ, इजंट इट? तो आई विल टॉक अबाउट द 12 स्टेशन। आप अक्सर पढ़ोगे 14 है 14 है, फिर एंड पे वो 12 बन जाते हैं। तो एक्चुअली ये होता है कि वो लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे ऊपर है स्टेशन, ऑब्स क्लिनिकल केस या गायनी क्लिनिकल केस, कुछ लोग इनको शॉर्ट केस भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे पहले लॉन्ग केसेस होते थे, ये उनकी छोटी बहन है ये पूरे सूरे ही वैसे ही। छोटी बहन बहुत नॉटी है, क्योंकि पहले लॉन्ग केसेस होते थे, टाइम ज्यादा होता था। अब एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन सारी वही है लॉन्ग केसेस वाली, और टाइम कम कर दिया है, तो कैंडिडेट के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया है कि कम टाइम में इतना कुछ एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना। और जनाब जिसका इनमें से एक केस भी फेल है ना,
एक भी आपके अमंग दीज स्टेशंस, 14 स्टेशंस, या मैं ये कहूँगी 12 क्योंकि लिंक्ड हो गए हैं, और ये लिंक्ड सेशंस आपके क्लिनिकल केसेस होते हैं, मतलब 2 स्टेशंस मिलके ओब्स का एक केस स्टेशन बनाएंगे और 2 स्टेशंस मिलके ओब्स गायनी का एक स्टेशन बनाएंगे। तो ये टोटल 4 स्टेशन है, इनकी मार्किंग भी 4 वाली है। लेकिन इनमें से कोई एक भी आपका केस ड्रॉप हो गया ना, तो ये सारे के सारे आप पास कर भी लो, उनको कोई फायदा नहीं है। फाइनल जो असेसमेंट है उसमें आप फेल ही हो। बाय एनी मीन एग्जामिनर विल मेक श्योर कि आपको फेल करके छोड़ेगा अगर आपने गायनी का क्लिनिकल केस में ब्लंडर किए हैं या ओप्स के क्लिनिकल केस में ब्लंडर किए हैं। ठीक है। हर जो शॉर्ट केस है, ये 14 शॉर्ट केसेस हैं, 14 स्टेशन हैं, ये 14 एक्सटेंडेड टॉक्स हैं, ये हर एक 12 मिनट का है। तो इसका मतलब है जो गायनी वाला है वो 24 मिनट का है। और ओब्स वाला 24 मिनट का है। तो ये जो 24 मिनट है ना ओब्स के, या 24 मिनट गायनी के, दे आर गेम चेंजर। इफ यू आर अगर ये आपके पास हो गए हैं तो फिर आप इजी हो, फिर इन स्टेशंस में छोटी मोटी मिस्टेक्स भी हो गई हैं तो कवर हो जाती हैं। लेकिन अगर इनमें ब्लंडर हुए हैं ना तो कवर नहीं होता। छोटी मोटी मिस्टेक सब करते हैं, ठीक है, वो तो कोई मसला नहीं है। ये बात समझ आ गई है कि क्लिनिकल केस क्या है, 2 स्टेशंस मिलके एक बनाएंगे और ये पास करना दोनों सेपरेटली जो है वो आप पे वाजिब है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हम्म। 14 में से 4 हो गए ना, अब पीछे कितने बचे? 10। अब 10 स्टेशन बचे ना। ओके। तो इन 10 में से जो फर्स्ट एक स्टेशन है वो डेफिनेटली ड्रिल का होगा, जैसे लेबर में कोई ईसीवी दे देंगे, ओसीस रिपेयर दे देंगे। गायनी ड्रिल का होगा, ब्लैडर उड़ा देंगे, यूरेटर उड़ा देंगे, वीवीएफ रिपेयर करा लेंगे। ठीक है। एक लेबर बोर्ड ने होना ही होना। 4-5 केसेस होंगे, उनकी प्रायोरिटी सेट, डायग्नोसिस बनानी है, ट्राइएज सेट करना है। ठीक है, और असाइनमेंट करनी है, असाइन करने हैं अपने स्टाफ को सारा, और फिर क्विक क्विक मैनेजमेंट बतानी है। और एक गायनी बोर्ड होगा। समटाइम गायनी बोर्ड नहीं होता, समटाइम कॉन्ट्रासेप्टिव बोर्ड हो जाता है, पोस्ट ऑप बोर्ड हो जाता है, लेकिन होता है। ठीक है। और फिर एक यूरोगाइनी पे ड्रिल होती है, जैसे यूरोगाइनी ग्राफ हो जाते हैं, या फिर इसमें जो है पॉप क्यू आ जाता है। ठीक है। तो ये स्टेशंस भी ये हमेशा फिक्स ही रहते हैं। जैसे एक ओब्स का केस आना ही आना, क्लिनिकल गायनी का आना ही आना, तो इसी तरह ओब्स की एक ड्रिल आनी ही आनी, गायनी की एक ड्रिल आनी ही आनी, लेबर बोर्ड ने आना ही आना, यूरो गायनी और गायनी बोर्ड ने आना ही आना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? हम्म। हेलो। ओके। अच्छा, फिर बाकी कितने स्टेशंस बचे? 4 ये हो गए और 5 ये हो गए। फिर आपके 14 है तो 5 और बच गए। उनमें स्ट्रक्चर डिस्कशन होगी, कोई भी ओब्स का टॉपिक होगा एक, दूसरा गायनी की जो है, एक मिनट जस्ट। ओके, बच्चों की हिम्मत। ओके, तो बाकी एक स्ट्रक्चर डिस्कशन होगी, या आप कह लें इसको एसडी स्ट्रक्चर डिस्कशन, या 1-to-1 केस विद एग्जामिनर। एक ओब्स का होगा, ठीक है, और एक गायनी का होगा। आ, ये होगा, होना ही है ये एक स्टेशन। ठीक है। फिर जो आ, एक स्टेशन होगा वो रोल प्लेयर के साथ होगा, गायनी का। रोल प्लेयर आ जाएगी रोती पिटती, मुझे तो कैंसर हो गया, मैं क्या करूं। या आप आ जाएगी कि मुझे कैंसर तो नहीं है,
या आ जाएगी बायोप्सी लेके कि ये क्या है मुझे बताओ या कहेगी मुझे तो मूवमेंट से नहीं फील हो रही, आगे आईईडी होगी या नॉर्मली लेके आ जाएगी। तो ये एक बुरी खबर होगी, या कुछ भी रोल प्लेयर के साथ ये ऐसे ही होते हैं, ठीक है। और एक ओब्स का रोल प्लेयर के साथ होगा। ठीक है, ये होने ही हैं, मतलब ये स्टेशन में आपको एग्जाम ब्रेक कर रही हूँ कि ये आने ही हैं। 2022 में एक सेंटेटोक्स पहली दफा आया था जुलाई में, उसके बाद फिर नवंबर में हुआ, फिर जून में हुआ, फिर अक्टूबर में हुआ। तो फोर फोर एग्जाम्स को मैंने देखा है, और हर एग्जाम में 4 या 5 डेज पेपर होते हैं। तो मैंने 20 पेपर्स को कंपाइल किया है, और उसमें मैंने देखा है सीपीएसपी का ट्रेंड, जो कि 99% कंसिस्टेंट है इस एग्जाम फॉर्मेट के साथ जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एक गायनी का क्लिनिकल केस, एक ओब्स का क्लिनिकल केस, एक गायनी की ड्रिल, एक ओब्स की ड्रिल, एक लेबर बोर्ड, एक गायनी बोर्ड, एक यूरो गायनी का स्टेशन, एक एसडी विद ओब्स, एक एसडी विद गायनी, एक रोल प्लेयर विद गायनी, एक रोल प्लेयर विद ओब्स, और 12th वन इज रिसर्च। कंसिस्टेंटली आ रहा है ये भी। रिसर्च नहीं आती तो कोई टीचिंग स्टेशन आ जाता है, बट ये कंसिस्टेंटली आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम फॉर्मेट है। हर स्टेशन, ये 14 स्टेशन है, और हर स्टेशन, ईच स्टेशन, इसमें आपके पास जो टोटल टाइम है वो 12 मिनट है, जिसमें एक्चुअली 2 मिनट तो सिचुएशन असेसमेंट के हैं, सेशन पढ़ने के हैं, अपने आप को कंपाइल करने के हैं, और 10 मिनट आपको एक्चुअली मिलते हैं परफॉर्मेंस के। लेकिन आपकी तैयारी जो हम करवाते हैं वो 8 मिनट की कराते हैं, 8 मिनट की, ताकि 2 मिनट ऊपर नीचे हो भी जाए तो आप सेफ हो। और अगर आपने खुद भी करनी है तो 12 मिनट पे नहीं करना स्टेशन कंप्लीट, आपने 8 मिनट पे करना है। ठीक है, लास्ट पेपर अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर 2023 में एफसीपीएस का। 4 डेज ये पेपर चला था। इन 4 डेज की हर हर डे की जो पास कैंडिडेट्स थी उनके साथ मेरी 1-to-1 पॉडकास्ट है, और ये सारे पास कैंडिडेट्स हैं, कंसल्टेंट है माशाल्लाह। तो दे विल बी टेलिंग यू कि 7th मिनट पे स्टेशन मैडम डन, 8th मिनट पे स्टेशन डन, मैक्सिमम 9th मिनट पे। इनमें से किसी भी पास कैंडिडेट ने 10वां मिनट तो लिया ही नहीं, मतलब दे वर प्रिपेयर्ड लाइक दैट। और आप भी पास नहीं होने वाले जब तक आपने इस तरह से टाइम मैनेजमेंट नहीं करनी। ठीक है, कि 12 मिनट तो दूर की बात है, जिसने पास होना है ना वो आपको लाइव बता रहे होंगे। मतलब मैं नहीं बता रही, मैंने उनकी रिकॉर्डिंग सेव कर ली है, ताकि मतलब आई कैन शो यू, प्रूव यू कि ये पास कैंडिडेट्स हैं। दे हैव कंप्लीटेड देयर आर टास्क एट 7th मिनट, एट 8th मिनट। और बाज तो ऐसे कह रहे हैं मैडम 5 मिनट में हो गया था, 5 मिनट में एग्जामिनर को देख रही तो एग्जामिनर मेरी शक्ल देख रहा था, कुछ कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं था। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी, 12 मिनट बहुत कम है, तो वो प्लीज ये पॉडकास्ट जरूर सुने, क्योंकि सिंग इज ब्लीड। ठीक है, तो ये 12 मिनट्स होंगे। अगर पास होना है ना बच्चों, तो तैयारी 8 मिनट तक करनी है, कि इस तरह से जबान तुम लोगों की चले फर, इस तरह का टेम्पलेट सेट हो, इतने तुम कॉन्फिडेंट हो कि स्टेशन की 8 मिनट में तुमने सारी ईच एंड एवरीथिंग ड्रिल कर लेनी है। ठीक है, और ये डुएबल है। दुनिया में अगर ये लोग पास हो रहे हैं जिन्होंने पास किया, तो आप भी हो सकते हो। ठीक है, अक्सर मैं आप लोगों के साथ अपने कंसल्टेंट ग्रुप की बातें शेयर करती रहती हूँ। तो आपको पता है करंटली उसका नंबर क्या है? करंटली आई थिंक 615 बच्चे हैं, और ये वो रैंडम कैंडिडेट्स नहीं है, दे आर दोज कैंडिडेट्स जो मेरे हाथों से ट्रेंड हुए हैं, जिन्होंने एफसीपीएस किया है, या एमएस किया है, या एमसीपीएस किया है विद मी। जब ये 600+ कैंडिडेट्स पास हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते? व्हाई नॉट यू? हाँ, अब भी होंगे। और अब तो मैं देख रही हूँ ट्रेंड ऐसा सेट हो रहा है कि, हाँ ट्रेंड ऐसा सेट हो रहा है। अच्छा फातिमा, तुम भी हो कंसल्टेंट ग्रुप में? रियली? आई जी एम नॉट मैम, योरसेल्फ। मैं भी हूँ अच्छा, कितना एमसीपीएस स्कोर? मैम। अच्छा, एज एमसीपीएस तुम उस कंसल्टेंट ग्रुप में, कितने जी कितने जी। कैंडिडेट्स हैं आप ही बता दो, मतलब शायद हाँ वो जी भी मैम, ज्यादा उतने ज्यादा ही हैं। जी। हाँ नहीं है ना, 600+ ही हो ना तुम लोग?
जी मैम, इतना ही और इतना ही है। एंड यू ऑल आर माय कैंडिडेट्स। तो जी जब, मैम। और आप लोगों को तो मैंने खुद से देखा है ना, और इनमें से सबके सब हीरो नहीं थे तो तो कुमार खान नहीं थे। मैम मुझे तो और समझ ही नहीं आते थे, मुझे तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं आता था, मैं कहती हूँ। मुझे सारा मैम, तो इस तरह मैंने तो आपकी एक एक क्लास ली थी, एमसीपीएस सारा ही, मतलब मुझे गायनी ऑप्स में कहती हूँ कि सारी मैडम आपने पढ़ाई है। तो देखो अब पार्ट टू फातिमा, में मैं आपके साथ ही हूँ। एमसीपीएस एमसीपीएस हो सकता है, एमसीपीएस और एफसीपीएस में 80-90% का फर्क है। एग्जामिनर वही होते हैं, वो बदलते नहीं मैम है, वो भूल एग्जामिनर ही तो रहते वही है, हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि पार्ट टू जो, अब मैम गाइडलाइंस भी दरअसल चेंज हो गई ना सारी, तो हम्म। फिर अब यानी दोबारा से मुझे लग रहा है कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है। मैम 4 साल भी तो हो गए, 3 साल। हाँ बिल्कुल, लेकिन एग्जाम भी डिफिकल्ट हुआ है, इसमें शक हाँ नहीं मैम, है। एग्जाम पूल सारा डिफरेंट हो गया सब कुछ। ओके और सो मैम इस चलो बार मुझे तो लगा था कि मेरा पेपर भी मैम, हमारा जो है ना वो, उसमें बिल्कुल वो पूल रिपीट ही नहीं हुआ था। आप मॉर्निंग पे से थे टॉपिक ना, तो मॉर्निंग सेम में कम थी। रिपीट हुआ था। मॉर्निंग से थे। जी मैम, मैं मॉर्निंग से थी। वैसे वैसे ये जाती है, मॉर्निंग वालों में कम रिपीट हुए, और इवनिंग का सारा पेपर फैब 2023 का था। तो मैम हमारा तो ट्वेंटी आप अगर थर्टी क्वेश्चन में के मॉर्निंग रिपीट हुए थे। हाँ कम रिपीट हुए थे, बट हुए थे, ये ऐसी कोई बात नहीं रिपीट नहीं हुए। मैम लेकिन वो इस तरह से कि चले, मैम टॉपिक सेम थे, ठीक है। हम्म, मतलब ये था कि अगर पढ़ के तो हम गए थे ना मैम, सारा ऐसा तो नहीं था कि हम्म, सनी पढ़ के गए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगे थे, लेकिन ये था कि पढ़ा लिखा अच्छा पेपर था वैसे। हाँ दे एफसीपीएस थोड़ा वाकई एक एग्जिट एग्जाम है, और 4 ईयर के बाद आपको असेस किया जा रहा है, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी आओ ना तुम लोग क्लिनिकल में, मैं बताती हूँ, अभी सुनो मुझे। डरना नहीं है पर, बट इट्स डुएबल। अब फातिमा ने खुद ही बता दिया कि 600 लोग हैं इनके कंसल्टेंट ग्रुप में प्लस। तो आप भी इंशाल्लाह, बहुत स्पेस है उस ग्रुप में, आप लोगों ने भी वही ज्वाइन करना है इसी अटेम्प्ट में। अच्छा, तो जब वो लोग कर सकते हैं तो भाई आप भी कर सकते हो, व्हाई नॉट यू। हाँ, देयर ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जब ये कर रहे हैं तो आप भी डेफिनेटली करोगे, ठीक है। तो रोल प्लेयर के साथ कौन से सेशन आ सकते हैं, यही आते हैं काउंसलिंग वाले, कंसेंट वाले, और ब्रेकिंग द बैड न्यूज। ठीक है, इनको हम अलग से तैयार करते होते हैं, इनके अपने टेम्पलेट्स होते हैं। अच्छा, फिर एग्जाम फॉर्मेट में तुम्हें बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी, मैं मैंने रैंडम सा पेपर उठाया है अपनी ई बुक से, जो कि निकला जुलाई 2022 का 5th डे का पेपर निकला है ये। तो इस पेपर में क्या है देखो, इसमें क्लिनिकल केस और स्ट्रक्चर डिस्कशन एग्जामिनर की है, ओब्स के मैंने अलग किए हुए हैं, और ये एसडी और क्लिनिकल केसेस विद गाइड ये हैं। ड्रिल्स 3 आई थी, रोल प्ले के साथ 2 स्टेशन से, और क्लिनिकल गवर्नेंस पे 2 थे। लाइक एसडी थी विद मेजर प्लेसेंटा प्रीविया, पूरा सिनेरियो था। एक वामा था, मतलब वेरी एडवांस मैटरनल एज, नो ट्विन भी थी, एनीमिक भी थी, और टीटीएस भी था, डायबिटिक भी थी। और तीसरी जो थी वो ओलिगूरिया हो गया था उसको आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, उस पे वायवा था। मैं आपको बता दूं, जुलाई 2022 में जब पहली दफा एग्जाम फॉर्मेट चेंज हुआ था, तो क्लिनिकल केसेस इतने ऑब्वियस नहीं थे, कुछ स्टेशंस पे थे कुछ पे नहीं थे, बट अब आफ्टर जुलाई हर एग्जाम में पेशेंट के साथ एक इंटरेक्टिव स्टेशन इज मस्ट। ठीक है, ये करके जाना है। तो जो गायनी के थे, उसमें सर्वाइकल कैंसर आया हुआ था, तस्वीर थी, उससे डायग्नोज करके फिर फर्दर एग्जाम वाइवा चल रहा था। मतलब एग्जामिनर की मर्जी थी, वो पूछता था हिस्ट्री कैसे लेनी है, एग्जामिनेशन पे क्या देखना है, मतलब जब तक पूरा सर्वाइकल कैंसर उसने सुन नहीं लिया ना, तो उसने छोड़ा नहीं स्टेशन पे। ठीक है, और आई थिंक जुलाई में ही, नहीं जुलाई में नहीं बल्कि नवंबर में, नवंबर 2022 में सर्वाइकल कैंसर इन प्रेगनेंसी आया था, जब ये नया नया टॉप आर्टिकल आया था। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा सेशन था बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन पे, जिसको पीआरडी की वजह से हुई थी, अब वो आई हुई थी, आई थिंक किस लिए आई थी, इनफर्टिलिटी के लिए आई थी, जिसमें आपने आईवीएफ डिस्कस करना था। तीसरा था कोरियोकार्सिनोमा का। ड्रिल्स में ओसिस था, ड्रिल में इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी में फोर्सेप लगाने थे, और लेबर बोर्ड था। रोल प्लेयर्स में जो था, वो एक डिप्रेशन वाली पेशेंट आई थी, उसकी बहन आई हुई थी, और एक पेशेंट खुद आई थी जिसको डिस्प्रोनिया था, और जो कि बाद में वल्गोडाइनिया निकला। ठीक है, क्लिनिकल गवर्नेंस में ईसीवी की टीचिंग थी, और ये बड़ा रिपीट हुआ बाद में भी, मतलब ये जुलाई का है ना, फिर ये हर दफा रिपीट होता रहा, ईसीवी 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 भी, मतलब ये हर पेपर में रिपीट हुआ है। आई लव ईसीवी सो मच। और टीचिंग टीचिंग ईसीवी या टीचिंग पेसरी आता रहा है। ठीक है, और एक रिसर्च का था, ये हर दफा रिपीट हुआ है उसके बाद। तो ये एक एग्जाम फॉर्मेट है, ये ऐसा ही आपका होगा। ठीक है, तो ये ओरिजिनल पेपर मैंने आपको बता दिया।
तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस वही है जो थ्योरी का था। थ्योरी हमने मॉड्यूल वाइज की थी, राइट। तो मॉड्यूल 1, 2 और 3 बेसिकली क्लिनिकल स्किल्स, टीचिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे, इससे एक ही स्टेशन आता है। टोटल स्टेशंस हमारे हैं 12, और टोटल मॉड्यूल भी मैंने इस तरह 12 किए हैं, तो 18, लेकिन कुछ मॉड्यूल में से एक कंबाइन होकर स्टेशन आता है। अच्छा, तो दूसरा जो आपका आएगा स्टेशन, वो क्लिनिकल गवर्नेंस से या रिसर्च से एक आना ही आना, ठीक है। आना ही आना। फिर सर्जरी से आएगा, सिजेरियन सेक्शन, हिस्टेक्टमी के स्टेप्स, पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। इन मॉड्यूल से एक आना ही आना। फिर एंटीनेटल केयर, ये तो बहुत लंबा मॉड्यूल है, ठीक है। ट्विंस हो गए, इसमें सर्कलाज हो गया। ये यूजुअली एंटीनेटल मॉड्यूल यूजुअली स्ट्रक्चर डिस्कशन वाले केसेस में आता है, ठीक है। ये वाले मॉड्यूल्स आपसे ड्रिल्स में असेस किए जाते हैं। क्लिनिकल गवर्नेंस और रिसर्च एग्जामिनर के साथ ही होता है, ठीक है। और टीचिंग भी एग्जामिनर के साथ होता है। समटाइम रोल प्लेयर बैठा होता है, उसको टीच करना होता है। समटाइम एग्जामिनर बैठा होता है, उसको टीच करना होता है, ठीक है। मैटरनल मेडिसिन हमेशा 90% क्लिनिकल केस में दे देते हैं, जैसे डायबिटीज, एनीमिया, ट्विनिंग, ठीक है। ड्रिल में लेबर और मैनेजमेंट ऑफ डिलीवरी ये सब कुछ आ जाता है। परफ्यूरियम से यूजली साइकोसिस, डिप्रेशन, मास्टाइटिस, सेप्सिस। हाँ, सेप्सिस, सेप्सिस मोस्ट कंसिस्टेंट स्टेशन है जो हर पेपर में आता है, ठीक है। गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यूजली ये 50% आ जाते हैं क्लिनिकल केसेस में, जैसे HMD हो गया है। सबपर्टेटिव भी क्लिनिकल केसेस में आ जाता है, और ST में भी। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब कॉन्ट्रासेप्शन इन्फेक्शन, यूजुअली ये कॉन्ट्रासेप्शन का बोर्ड होता है, उसमें आ जाता है। अर्ली प्रेगनेंसी यूजुअली SD में कवर हो जाता है। ऑन्कोलॉजी SD में भी आता है, और इससे क्लिनिकल केस भी आ सकता है गायनी का। यूरोगायनी ड्रिल में भी आएगा, और इससे क्लिनिकल केस भी आ सकता है प्रोलैप्स का। तो ये आपका सिलेबस है, वही सिलेबस है जो थ्योरी वाला है, लेकिन मैंने इसको दोबारा से आपके जो 12 स्टेशन हैं उसके मुताबिक असाइन किया है कि इन मॉड्यूल्स में से स्टेशन तो आने ही हैं, लेकिन कौन सा लाइकली आएगा क्लिनिकल। तो क्लिनिकल के लिए मैटरनल मेडिसिन इधर से, ठीक है, और यहाँ से ऑन्कोलॉजी, यूरोगायनी, और ये सब फर्टिलिटी, ये क्लिनिकल के लिए है, ठीक है। अच्छा, इनको मैं अलग से इसलिए बता रही हूँ कि ये इन पे खास नजरें करम करनी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है जिसका क्लिनिकल केस उड़ गया तो बस उड़ गया, ठीक है। बाकी किसी भी मॉड्यूल को हल्का लोगे तो शायद उम्मीद है, लेकिन इस मॉड्यूल को हल्का नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, और ना ही इनफर्टिलिटी को ले सकते। प्राइमरी सेकेंडरी मेल फैक्टर बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। तो अभी तक हमने बताया है कि एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, स्टेशंस कितने हैं, हर स्टेशन की इम्पोर्टेंस बता दी है, पैटर्न बता दिया है। कोई डाउट सो फार? डॉक्टर हेरा, ये स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन और क्लिनिकल केसेस एक ही चीज है? ये इनमें नो क्या नो, डिफरेंस है? इनमें क्या डिफरेंस है? क्लिनिकल केस में पेशेंट बैठा होगा, मैं बताती हूँ बेटा। क्लिनिकल केस में पेशेंट बैठा होता है, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, पेशेंट को एग्जामिन करना है, और फिर मरीज एग्जामिनर को बताना है कि ये मेरे डिफरेंशियल है, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर डिस्कशन है उसमें आपको एक स्टेशन पे लिखा होगा कि ये पेशेंट है ग्रेविडा 3 पैरा 2, प्रीवियस 3 प्लान डमकाना 33 पे रिड्यूस विटल मूवमेंट जो अंडर और इचिंग के साथ आई है। डिस्कस विद एग्जामिनर, एग्जामिनर कहेगा अच्छा एक सिनेरियो पढ़ लिया तो मुझे बता दो कि ये क्या है। फिर आप क्या बोलोगे, ये है। वो कहेगा ये क्यों है, आप बोलोगे ये यूं है, तो कहेगा और क्या हो सकता है। फिर हिस्ट्री पे बातें कर लेगा, फिर कहेगा कि इन्वेस्टिगेशन बता दो, फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों कराई, क्या फर्क पड़ता है, उसमें 2 4 बातें पूछ लेगा। फिर बताएगा कि एग्जामिनेशन पे क्या मिलेगा इसमें, फिर एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स पूछ लेगा, फिर पूछेगा मैनेज कर दो, दैट्स इट। मतलब आप और एग्जामिनर हैं तो ये SD है, आप एग्जामिनर और पेशेंट है तो ये क्लिनिकल केस है, ठीक है। क्लियर? ओके, अच्छा, तो यहाँ तक तो क्लियर है। चलो दूसरा, हाँ, पहला तो तुमने पूछना था कि मैडम एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, कितने स्टेशंस हैं, हर स्टेशन की क्या प्रायोरिटी है,
और हमारे सिलेबस क्या है, सिलेबस के मुताबिक मैंने रूल बता दिया। अब बुक्स पे आ जाते हैं। बुक्स बुक्स बेसिकली जुलाई जब 2022 में फॉर्मेट चेंज हुआ तो हमारे पास ना कोई थी नहीं बुक ऐसी जो हमें गाइड करती कि अब क्या पढ़ें एक्सटेंडेड टॉक्स। उससे पहले तो हम सिर्फ टॉक्स करते थे 6 मिनट का, या लॉन्ग केसेस की बुक्स होती थी। तो फिर जुलाई में जो बुक्स पढ़ी गई थी इस एग्जाम के लिए वो ये थी, लिजा जोल, एमआर थ्री उसकी, हाँ 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 हाँ, बहुत सारी किताबें हैं। हम्म, तो ये सारी किताबें, अच्छा जो बड़े अच्छे कैंडिडेट्स थे उन्होंने ये सारी भी की थी। ठीक है, क्योंकि अब तो पता ही नहीं था कि कैसा पैटर्न होगा। लाइक जब मेरा आई अपेयर्ड इन थियरी इन 2018, तो सेकंड टाइम वो ऐसे क्यूज जो शॉर्ट ऐसे से उससे एक पैटर्न चेंज हुआ था। और हमें कुछ नहीं पता था, तो व्हाट वी हैव डन, हमने ये एमआरसीटी 2 की सारी बुक्स की थी क्योंकि कोई था नहीं ना। फिर पता चला कि सीपीएससी का तो अपना ही एक टेस्ट है। फिर उसके बाद अब जाके 4-5 साल बाद पूल डेवलप हुआ है ना एसपीएस का। तो इसी तरह जब जो लाइव में टॉक्स आए थे तो वी डोंट हैव एनी पूल, वी हमने यही किताबें पढ़ाई बच्चों को। और फिर हमें पता चला कि सीपीएसपी इज सेम। कुछ स्टेशंस आते हैं, कुछ स्टेशन प्रोलैप्स है, वो तो इन हर बुक में मिलेगा ना, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, ऑब्वियसली सिलेबस का पार्ट है। तो लेकिन उसके बाद फिर सीपीएसपी ने अपना जो पैटर्न था, उनकी आपस में भी मीटिंग्स चलती रही, फिर उन्होंने फिक्स कर लिया। फिर वो दोबारा ले आए क्लिनिकल केसेस जो कि पहले नहीं थे, और फिर उसकी वही बर्थ होगी जो पहले लॉन्ग केसेस की होती थी, मैंडेटरी बन गए। और फिर उन्होंने फिर इसको मजीद रिफाइन कर लिया कि रोल प्लेयर्स होंगे, एसपी होगा, ड्रिल्स होंगे, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। लेकिन उससे पहले जो कि फर्स्ट टाइम चेंज हुआ था तो ये किताबें पढ़ते थे, और अब भी बहुत अच्छे वाले कैंडिडेट्स ये सारी बुक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बुक्स मैं बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं करूँगी, ना पढ़ो, पढ़नी चाहिए। जितना आप पढ़ोगे उतना आपके पास नॉलेज अच्छा होगा आपकी, आप और वो आपके कॉन्फिडेंस में तो ऐड होगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट बेसिकली इफ़ यू हैव ओनली 2 मंथ्स और 60 डेज, तो फिर ये किताबें आई विल नॉट रिकमेंड। ये फिर बाद में जब पास हो जाओ फिर नॉलेज के लिए पढ़ते रहना। लेकिन फिर अब इन 60 डेज के लिए मैं ये सारी बुक्स रिकमेंड नहीं करती। बट अगर आप एक पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बाकी कोई एक भी, लाइक लिजा जोल अच्छी है, आप इसको पिक कर लें। मैं तो ये कर रही हूँ सारी आजकल, मेरा पार्ट 3 है, दुआ करना। ओके, चलो। तो बाकी हाँ, अब ये थी एमआरसीजी 3 के पैटर्न पे बुक्स ना, ये वाली बुक्स ये सारी जो थी एमआरसीजी 3 के पैटर्न पे थी, क्योंकि अब तो एफसीपीएस का अपना पैटर्न चेंज वो सेट हो गया है। तो अब हमें पता है कि क्या होगा, तो अब क्या करना है। तो ये जो किताबें हैं, अब मैं रिपीट कर रही हूँ, इनमें से कोई एक जो तुम्हें अच्छी लगे जरूर पढ़ो। सारी पढ़ नहीं सकते बिकॉज यू डोंट हैव टाइम। और पढ़ना बहुत अच्छी बात है, किताबें अच्छी होती है, नुकसान नहीं होता। लेकिन एक स्मार्ट अप्रोच क्या है कि जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, तो ये एमआरसीजी 3 का एग्जाम ओरिएंटेड है। इन्होंने बड़ी बातें की हैं, 5 डोमेन 14 मॉड्यूल्स हैं, 5 डोमेन में देखेंगे। डिस्कशन, इंटरेक्शन विद पेशेंट, इंटरेक्शन विद कोलीग, और पेशेंट सेफ्टी, और फलाना ढमकाना, डीलिंग और कम्युनिकेशन। एनीवे ऐसा कुछ भी नहीं है एफसीपीएस में। अच्छा, एफसीपीएस एग्जाम फॉर्मेट क्या है। अच्छा, जो रिकॉल स्टेशन की बुक थी जुलाई से पहले जब लॉन्ग केसेस होते थे, तो ये बुक्स पढ़ते थे बच्चे कंप्रिहेंसिव ओस्की के लिए, ये वाली। फिर जो क्लिनिकल केसेस थे गायनी के, उसके लिए इंसाइट इनटू क्लिनिकल की सेंस गायनी केसेस की। और पास पेपर्स के लिए पढ़ते थे टोक्स पास पेपर्स के लिए, टोक्स की पास पेपर्स की बुक। लेकिन ये जुलाई 2022 से पहले थी जब एग्जाम का फॉर्मेट डिफरेंट था। फिर फॉर्मेट चेंज हो गया। ठीक है, तो अब 2024 चल रहा है। ओके, तो बेस्ट वन फिर क्या होगी। अब ये बुक्स भी जो अभी आपने देखी हैं, तो बाय मी आई विल नॉट रिकमेंड हो एवर नाउ। ठीक है, तो बेस्ट बुक जो है वो आपकी ये है। ठीक है, 4th एडिशन इनसाइड एफसीपीएस। इसमें ये रिकॉल बुक है, बेसिकली आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम फॉर्मेट पे है।
इसमें जुलाई, नवंबर, जून, अक्टूबर, जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है जुलाई से लेके टिल अक्टूबर अभी रिसेंटली, इसमें इनके सारे स्टेशन और कीज हैं। ठीक है, ये बुक अभी बुक फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन पे है, लाइक इट्स विल बी ई बुक, जैसे तुम लोगों ने इनसाइड एफसीपीएस की ई बुक पढ़ी है, सेम लाइक दिस। हाँ, ये बुक आपके लिए बेहतर है क्योंकि इसके अलावा उनके पास आपके पास बेसिकली चॉइस नहीं है। इसलिए मैं इसको अच्छा बोल रही हूँ। अगर ऑब्वियसली कोई अच्छी बुक होगी तो उसको भी अच्छा बोलूंगी इसलिए नहीं बोल रही, मैंने लिखी है तो इस पे आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं कि आपके एग्जाम रिकॉल्स हैं, आपके एग्जाम पैटर्न पे है। ठीक है, और इसके अलावा कोई और अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल होती तो फिर कंपेरिजन करके बता देती। ओके, तो दिस इज अबाउट द बुक्स। ठीक है, एनी डाउट सो फार? सिलेबस बात हो गई, फॉर्मेट पे बात हो गई, और नॉलेज बेस्ड किताबें जो पढ़नी है आपने पार्ट 3 की एम आर सूजी की, उन पे बात हो गई। वो करनी है तो क्या फ़ायदा है और क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज टाइम लिमिटेशन, और फिर क्या कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में, वो भी बात होगी। अब कोई एनी अदर क्यूरी? हम्म, इंशाल्लाह बात ना। ओके, अच्छा फिर बस थोड़ा सा बता दूं कि क्लिनिकल केसेस क्या हैं क्लिनिकल केसेस के बारे में। क्या है? पेशेंट होगा, आप होंगे, एग्जामिनर होगा। ठीक है, क्लिनिकल केसेस में कोई होगा मेरे पास, जस्ट एक मिनट, मैंने देखा था। निकल ही आया। अच्छा, वैसे ये मेरा मॉक है, बट एनीवे मैं जरा बता रही हूँ तुम्हें। तो लेट्स सपोज केबन 2 में आके बाहर आप खड़े हो, आपको अंदर जाना है। केबन तो नहीं होते वैसे तो, लगा रखी होती है उन्होंने वैसे ही, वो क्या होते हैं पेशेंट सेफ्टी वाली, वो जो वाल की क्लॉथ्स की जो वो होती हैं, स्टैंड्स होते हैं, नाम उनका है मुझे भूल गया। तो इसमें जो है ना, ये एग्जामिनर बैठा होता है इस केबन में, ये पेशेंट होता है और ये आप होते हो। ठीक है, और फिर उधर लिखा होता है पहले स्टेशन पे, जैसे स्टेशन केबन 2 है, इसमें लिखा होगा कि यू आर सपोज टू टेक हिस्ट्री ऑफ पेशेंट और डू नेसेसरी एग्जामिनेशन एंड नरेट समरी टू द एग्जामिनर। तो इन 12 मिनट में, जो कि बेसिकली आपके पास 10 मिनट है, इसमें आपने जल्दी जल्दी पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है। अच्छे कैंडिडेट्स 4-5 मिनट्स में हिस्ट्री ले लेते हैं, या तो ओब्स का खुद पीए करना होता है, या गायनी में कोई मैसेज हो बड़े से पीवी कैंडिडेट्स, वो एग्जाम पेशेंट समटाइम रिफ्यूज कर देता है तो एग्जामिनर खुद से फाइंडिंग्स दे देता है अगर आप पूछते हो। ठीक है, और फिर समरी बता देते हो। ये इस केबन 2 में ये करना है। फिर नेक्स्ट केबन में आप जाते हो, और फिर नेक्स्ट केबन में दूसरे एग्जामिनर बैठे होते हैं, तो वो पूछते हैं कि जो पिछले केबन में पेशेंट था उसकी समरी बता दो, उसके डिफरेंशियल्स बता दो। ये पहला डिफरेंशियल है तो ये क्यों है, और ये दूसरा है तो ये क्यों है, क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, क्यों कराएंगे, और मैनेज कर दो, और इसे एडवांसेस बता दो, ब्ला ब्ला। ठीक है, 10 मिनट में ये हो गया। ठीक है, तो ये है आपके क्लिनिकल केसेस। थोड़ा सा ओरिएंटेशन समझ आया? केबन 2, केबन 3, आपको शक्ल देखती अंदाजा हो जाएगा क्योंकि पेशेंट होगा उसमें। आप ये समझ जाएं कि ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशन है। ठीक है, इसमें वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये मैंडेटरी है ऑब्वियसली, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो इसमें आपने पहले जहाँ पेशेंट होगा उधर आपने उसकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन करना है। समरी एग्जामिनर कहे तो सुनानी है, समटाइम वो नहीं कहते। और फिर सेकंड केबन में समरी और डिफरेंशियल और मैनेजमेंट पे बात करनी होती है। इस तरह ये आपके 2 लिंक स्टेशन, जो कि एक क्लिनिकल केस है, वो एंड हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हम्म, हाँ, तो वो सेकंड केबन में वो पूछता है डीडी बता दो, इन्वेस्टिगेशन बता दो, मैनेजमेंट बता दो। ठीक है, ये तो मेरा केस था। एनीवे, ओके सो फार, तो हम्म, अच्छा, अब तुम्हें जो क्लिनिकल केसेस से मैं बात बताने जा रही हूँ ना, ये तुम्हें किसी ने नहीं बताने, कोई भी नहीं बताएगा। सब कहेंगे 5 डोमेन है, इन तो 5 डोमेन भी कौन सी हैं, जस्ट एक मिनट। इस पे आपकी होगी असेसमेंट, हाँ
ये जब जुलाई का जब मैंने सेशन लिया था, ये तब के हैं, जुलाई 2022 के। तो उस वक्त तो हमें नहीं पता था एग्जामिनर कैसे लेके चलेगा, बट एनीवे उस वक्त ये उनका फॉर्मेट था कि आपकी जो असेसमेंट होगी ना वो ऐसे होगी कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, पेशेंट सेफ्टी और अप्लाइड नॉलेज कैसे लगाना है, ठीक है। बट ये सारी बातें अब एप्लीकेबल नहीं है। हमने 4 अटेम्प्ट्स में सीपीएसपी को ऑब्जर्व किया डीपली। दे डोंट फॉलो दिस पैटर्न। एवरीवन विल टेल यू दिस इज द पैटर्न फॉर क्लिनिकल केसेस। आपने बस इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, कम्युनिकेशन, सेफ्टी, फलाना डमकाना, अप्लाइड नॉलेज, और आप पास हो हर डोमेन में, आपको पासिंग, बॉर्डर लाइन या फेल स्कोर मिलेगा। और जो बॉर्डर लाइन है या पास है तो वो पास है, फेल है तो फेल है, फिर असेसमेंट हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है क्लिनिकल केसेस में। क्या है क्लिनिकल केसेस में, मैं बताती हूँ। ओके, क्लिनिकल केस की स्कोरिंग बिल्कुल ऐसे नहीं होती जैसे एवरीवन विल टेल यू इन कमिंग ओरिएंटेशन ओशन सेशन। इसकी स्कोरिंग अगर आपके लेट्स सपोज 100% है, 100% में डिवाइड करके बताती हूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्लिनिकल केस की कैसे होगी। हिस्ट्री टेकिंग के 10% है, एग्जामिनेशन के 10%, द वे यू आर गोइंग टू present your summary and going to discuss with your examiner, 5% इसका इम्पैक्ट है। करेक्ट फाइंडिंग्स आपने निकाल ली है मरीज से, हिस्ट्री से या एग्जामिनेशन करके, इसके 5% है। और उसकी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के 15% इम्पैक्ट है। इन्वेस्टिगेशन पूछ के उसको जस्टिफिकेशन उसकी ऐड करना रेलेवेंट, 10% इम्पैक्ट है। डिफरेंशियल्स एग्जामिनर ने पूछने यार आपने सही ऑर्डर बताया, नंबर 1 और 2 और 3, पहले 3 रैंकिंग सही बताइए, उसके 10% आपको मिलेंगे। ट्रीटमेंट प्लान बनाना और उसको जस्टिफाई करने के 20% इम्पैक्ट है आपका। फॉलो बताने का 10% है, और रीसेंट एडवांसेस का 5% है। ये सारा मिलके आपका 100% बनाता है, ठीक है। तो दिस इज द वे यू विल बी एक्चुअली स्कोर्ड इन योर क्लिनिकल केसेस। और इन सब में ये जो आपको लग रहा है ना हिस्ट्री 10%, बेसिकली मैं इसको कहूंगी दिस इज एक्चुअली 50%। ये मेरी असेसमेंट है। बिकॉज अगर हिस्ट्री ही अच्छी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मेरे पेशेंट को इनफर्टिलिटी की रीजन पीआईडी है या एंडोमेट्रियोसिस है, आपको पता ही नहीं है कि मेरे पेशेंट को बाकी आईयूजीआर है या मिस्टेकन डेट्स हैं, आपको पता ही नहीं है कि मेरे पेशेंट को क्रॉनिक डायबिटीज है या जेस्टेशन डायबिटीज है, तो आगे क्या उसका एग्जामिनेशन, आगे क्या उसकी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, आगे क्या डीडी, आगे क्या ट्रीटमेंट प्लान, एवरीथिंग इज वेस्टेड, ठीक है। तो एनीवे हम क्लिनिकल केसेस आपके मेरे साथ ही होते हैं, तो नो वरीज, इनमें आप हो ही नहीं सकता आप ये फेल। चलो, तो ये आपके क्लिनिकल केसेस हैं। क्लिनिकल केसेस के बारे में अभी बहुत छोटी सी बात करूंगी, बाकी तो अभी तो मेरा ओरिएंटेशन सेशन में सिर्फ एग्जाम फॉर्मेट बनाने का मूड है, डिटेल फिर प्लान करूंगी और कमिंग डेज में। तो बस सिंपल सा ये देख लेंगे क्लिनिकल केसेस में हिस्ट्री के आपके 3 स्टेप्स होते हैं। ये भी मैंने ये दे आर मेड बाय मी, यू विल नेवर सी सच स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स एनीवेयर, दे विल मेक, वो हिस्ट्री को इतना खौफनाक बना देंगे कि संभलेगी नहीं। आपने हिस्ट्री बस 3 स्टेप्स में लेनी है। पहले स्टेप में जो मकसद है, जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वो लेके आई है ना, उसके तो पीछे पड़ जाओ, ड्यूरेशन, सेवेरिटी, कॉम्प्लिकेशन, काजेस। स्टेप 1 पे अगर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को इस अंदाज से तुम लोगों ने डाइसेक्ट किया है ना कि तुम 1 या 2 डीडी बना लो, आपकी हिस्ट्री जो मैंने बोला था ना 50%, तो उस हिस्ट्री का 100% आपका स्टेप 1 है। जो स्टेप 1 सेफ है ना, उसको तो इजी हो गया क्योंकि उसका तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से निकाल लिया डायग्नोसिस। फिर जब डायग्नोसिस निकल आया तो फिर स्टेप 2 पे आपने फॉर्मल हिस्ट्री, जिसमें गायनी, ओब्स या ओब्स की ट्राइमेस्टर वाइज या ड्रग एलर्जी प्लान करना, वो सारी आप इस तरह पूछोगे कि आप उसमें से रिस्क असेसमेंट कर सको कि इस पेशेंट में क्या रिस्क है। और स्टेप 3 में जो आपका मेन एजेंडा है वो ये है कि व्हाट आर द पेशेंट एक्सपेक्टेशंस, ट्रीटमेंट क्या है, वो चाहती क्या है। मतलब आपने इतनी मेहनत करके यहाँ एचएमबी से निकाला, ये फाइब्राइड है, इतनी मेहनत करके हाँ, और यहाँ सारी असेसमेंट करके आपको पता चला कि प्रीवियस 2 सर्जरीज भी है मैडम की, और स्मोकर भी है, सर्जरी मोटी भी है, और अनएम्प्लॉयड भी है। ये सारी बातें आपने इसमें से निकाली है ना, समझ आ गई। अब इसको, इसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, यूट्रस भी चाहिए, बच्चे भी पैदा करने हैं, तो देखो ना यहाँ इतना कुछ करके फिर तुम लोग बनाओगे ना ट्रीटमेंट प्लान, कि इसको प्रेगनेंसी चाहिए तो मायोमेक्टमी प्लान कर रहे हो, ठीक है, प्रीवियस 2 सर्जरीज हो चुकी हैं, तो यू विल अवॉइड लैप्रोस्कोपिक रूट डेफिनेटली।
ठीक है, अगर करंटली एनीमिक है तो पहले एनीमिया देखना है। और जो है लेट्स सपोज यहीं कहीं पता चल जाएगा हेपेटाइटिस बी सी बी पॉजिटिव है तो वो भी सर्जरी में आ जाएगा। तो अगर इस तरह से हिस्ट्री लोगे ना कि पहले स्टेप पे तुमने डीडी निकालनी है, दूसरे स्टेप पे तुमने फार्मल असेसमेंट करनी है फार्मल हिस्ट्री पॉइंट से सिर्फ रिस्क असेसमेंट के लिए, और स्टेप 3 पे उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करना है, तो आराम से हिस्ट्री निकल आती है, आराम से। ये दिमाग में अगर ये 3 क्लियर टास्क हैं तो आप आराम से अच्छी हिस्ट्री लेने के काबिल होते हैं। और फाइनली आपको क्या नजर आता है, फाइनली जो पूरा जो आपके माइंड में मैप होगा ना क्लिनिकल केसेस की हिस्ट्री का, वो ये है कि मैंने पेशेंट से इंटरेक्ट करके ये इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे नेम एज तो मस्ट है, एजुकेशन ऑक्यूपेशन तो मस्ट है, पैरिटी एलएमपी ये तो मस्ट है। बाकी सर्टन अकॉर्डिंग टू द चीफ कंप्लेंट, जैसे ओब्स का केस है तो ब्लड ग्रुप मस्ट है, एनॉर्मस बच्चा है तो कंसेग्नस मैरिज मस्ट है पूछना, ठीक है। डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही तो कब से एडमिट है, डेट ऑफ एडमिशन वगैरह वगैरह। अर्ली प्रेगनेंसी में एक टॉपिक है या कुछ और देख रहे हो तुम लोग तो ईआर में एडमिट हुई है कि ओपीडी में, तो ये चीज़ें तब इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, वरना तो बस आपने हर पेशेंट से नेम एज उसकी एजुकेशन और मैरिड फार पैरिटी और एलएमपी पूछना होता है, ठीक है। स्टेप 1 में अगेन चीफ कंप्लेंट पूछनी है ताकि डीडीज बना सको, स्टेप 2 पे फॉर्मल हिस्ट्री लेनी है ताकि रिस्क निकाल सको, और स्टेप 3 पे पेशेंट एक्सपेक्टेशंस है ताकि प्लानिंग कर सको। फिर एग्जामिनेशन करना होता है जो कि सिर्फ केस फोकस्ड होगा। अब इतने स्टेप 1 2 3 क्रॉस करके आओगे तो डेफिनेटली यहाँ एक आपको पता होगा कि ये फाइब्राइड का केस है, मैस एब्डोमेन है, तो यहाँ एग्जामिनेशन मैस एब्डोमेन ओरिएंटेड होगा कि ये मैलिग्नेंट है या बेनाइन है, ठीक है। और इसी के ओरिएंटेड आपकी इन्वेस्टिगेशन होंगी। और ऑब्वियसली जब आपकी इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन आपको सपोर्ट कर रहा है आपके हिस्ट्री को, तो मैनेजमेंट बनाना तो बहुत ईजी है, वो बहुत ईजी हो जाता है। तो ये एक फाइनल सा माइंड मैप है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। और अब जो है 14 डेज इफ यू वांट टू यूटिलाइज इन अ सुपरवाइज्ड वे, तो ये एक बिगनर्स का टॉक स्टेज सेशन है जिसमें कोई खास बातें नहीं करनी हमने हमने सिर्फ आपकी क्लिनिकल अप्रोच ठीक करनी है, लाइक हिस्ट्री टेकिंग, चीफ कंप्लेंट्स कैसे पूछनी है उर्दू इंग्लिश में, डिफरेंशियल्स कैसे बनाने हैं, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कैसे करनी है, काउंसलिंग कैसे करनी है। तो इन 2 हफ्तों में यही पॉसिबल है। और अगर ये भी आप कर लो तो आपका ना सिर्फ क्लिनिकल केस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बल्कि रोल प्लेयर के काउंसलिंग के स्टेशंस, इवन यू कैन sensibly defend your various SD cases, structure discussion cases with examiner. तो ये जो 14 days हैं बेसिकली दे विल बी द बैकबोन ऑफ योर कमिंग रियल एक्सटेंडेड टॉक्स सेशंस। तो इसमें यूजली वो कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं जो फ्रेश होते हैं। रिपीटर्स को तो ये बातें काफ़ी हद तक आती भी होती हैं, लेकिन अगर कोई रिपीटर हमारे साथ नहीं है, हिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो ये उनके लिए सजेस्टेड है, क्योंकि अच्छी हिस्ट्री नहीं है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर आप किसी भी स्टेशन पे अच्छे नहीं हो, फिर तो स्ट्रक्चर डिस्कशन पे भी अच्छे नहीं हो अगर हिस्ट्री और उसकी अहमियत आपको नहीं पता, एग्जामिनेशन की अहमियत नहीं पता, इन्वेस्टिगेशन का नहीं पता, हाउ यू शुड अप्रोच एनी कंप्लेंट एंड डिजीज। तो ये सब बातें बहुत बेसिक सी जो कि शायद आपकी 4 ईयर ट्रेनिंग का पार्ट थी, वो आप समझ लें उसकी ट्यूनिंग है इन एन एग्जाम ओरिएंटेड वे। तो और फिर जब तक एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो फिर जो है फाइन, ये तो बेसिक कोर्स है ना, फिर आपका जो है एग्जाम सिमुलेटेड सेशन स्टार्ट होगा, फिर वो एग्जाम पैटर्न पे ही होगा जैसे आपने एग्जाम फॉर्मेट देखा है। तो इस तरह के सेशन में यूजली फ्रेश कैंडिडेट्स जिनके क्लिनिकल अच्छा नहीं है वो लोग हमें ज्वाइन करते हैं। तो और अगर आप हमें ज्वाइन नहीं भी करते नो वरीज, ठीक है। आपको मैंने मॉड्यूल्स बता दिए हैं, आपको पता है मेडिकल डिसऑर्डर और से आते हैं क्लिनिकल केसेस, या इनफर्टिलिटी से आते हैं, जनरल गायनी या ऑन्को से आते हैं। तो इन्हीं मॉड्यूल्स के की जो मेजर चीफ कंप्लेंट है उनको उनकी हिस्ट्री अप्रोच अच्छा कर लो। लाइक अगर मैं कहूँ यूरोगाइनी से आएगा तो क्या आएगा, वो यही कहेगी ना दादा मुझे यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, तो आपको आना चाहिए ना यूरिन इनकॉन्टिनेंस की और डीडीज की हैं, और मुझे इन डीडीज को एक्सक्लूड करने के लिए क्या क्वेश्चंस डिजाइन करने हैं, ये आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। या वो कहेगी समथिंग कमिंग थ्रू विजाइना, तो ये समथिंग कमिंग थ्रू विजाइना प्रोलैप्स भी हो सकती है, पोलिप भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, यूटीआई भी हो सकता है। तो ये इसके डीडीज के हैं, और कैसे क्वेश्चंस आपने डिजाइन करने हैं, क्या बेसिक सा एग्जामिनेशन करना है और क्यों करना है, क्या बेसिक सी इसकी फाइंडिंग्स इन्वेस्टिगेशन में देखनी है, क्यों करनी है, वो चीजें आप खुद भी कर सकते हो। या डायबिटीज है, मेडिकल डिसऑर्डर से एनीमिया है,
HTN है, IUDR है, एनॉमलीज हैं। तो इनकी कंप्लेंट अप्रोच या फिर डिजीज को कैसे मैनेज करना, ये आप खुद भी कर सकते हो, एंड यू कैन डू दिस विद अस एज वेल। विद अस से मुराद ये है कि वी आर एक्चुअली 5 मेंटोर्स, मी विद मी, डॉक्टर हुमा, डॉक्टर अरूज, डॉक्टर तैयबा और डॉक्टर अक्सा। तो ये हम 5 मेंटोर्स होंगे, और they will help you in your next journey. So कैसा लगा सेशन? कुछ ओरिएंटेशन बनी है एग्जाम की? नो, देखो मैं हरगिज नहीं कह रही ये कोर्स ज्वाइन करो, मैं तो बता रही हूँ कि ये एक सुपरवाइज्ड कोर्स है, ठीक है? तो यू कैन थिंक अबाउट इट, और अगर नहीं भी करना तो एटलीस्ट टाइम ना वेस्ट करो, इस तरह से अपने हिस्ट्री और अपनी जो क्वेश्चंस हैं वो अभी इस टाइम पे बैठ के कर लो, क्योंकि द मोमेंट रिजल्ट विल कम, इतनी अफरा तफरी होगी ना, हाथ पांव फूल जाएंगे, बेसिक चीजें तो कहोगे छोड़ो 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 छोड़ो, और यार जब बेसिक ही नहीं आएगा तो फिर आगे मूव नहीं करते, तो क्यों छोड़ें? अब टाइम है तो कर लो अच्छे से। तो यस, चलो बाकी बहुत मैम कुछ मेरा अभी तो। एमसीपीएस का जो है ना, मैंने भी इसी तरह ही किया था, मैंने रिजल्ट का वेट किया था, पास हो गया था, तो फिर मुझे फिर जब तक मैम मुझे 2 हफ्ते की में पता चलता कि कैसे एग्जाम हो रहा है, तब तक टाइम निकल चुका था मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ था, सेकंड में हुआ था। इंशाल्लाह आप फर्स्ट टाइम में एमसीपीएस। हाँ तो रिटर्न तो हो चलो, गया था, लग रहा है रिटर्न, अभी तो मैम रिटर्न की मुझे टेंशन है, भूल गई थी सारा कुछ जैसे लग रहा था। मैंने बताया ना रिटर्न का तो आएगा ही रिजल्ट, आप पास होंगे या आप फेल होंगे, अल्लाह ना करे। इन दोनों सिचुएशन में आपकी क्लिनिकल अप्रोच ठीक करना तो जरूरी है ना, तो ये जी 14 मैम। डेज क्लिनिकल डेज रखो अपने सामने, और बाय एनी मीन आप खुद से तैयारी कर लो, जैसा अच्छे लगे, बट तैयारी करो, हाँ जी मैम, ऐसे ही जी। ठीक है? नहीं मैम, तो मेंटोर तो रखना है मैंने। मैंने मैम इस तरह करना है कि मतलब ओरिएंटेड होगा ना मैम, फिर मैं इधर उधर नहीं, हैफेजर्ड नहीं जाऊंगी, तो फिर इंशाल्लाह। मैम मैं तो बस सबको कहूंगी सब करें, क्योंकि मैंने पहले एक सबक सीखा हुआ है। सबक सीख सबक खुद ही सीखने पड़ते हैं, कोई ये और स्टार्ट सिखाए कब से समझ नहीं हो रहा आता। है? बस कोर्स कब विद से इन स्टार्ट हो रहा है? 2 to 3 days वी विल स्टार्ट इट। डॉक्टर जरा जरूर बताइएगा, इसका जरूर ज्वाइन करना है हमें। ओके ओके, चलो ठीक है, मेरे तो बच्चे बेचारे ऐड हुए हैं, चलो ठीक है, अ, ओके। और डॉक्टर जरा इसमें वही इस तरह हॉस्पिटल जाना जरूरी होता है, हिस्ट्रीज लेना और वो सारा कुछ पेशेंट्स देखना? बिल्कुल जरूरी है, उसके बारे में भी एक सेशन लूंगी। अमन, सही है। नो, बस हम बच्चों की तरफ नहीं। अमन, ओके ओके, अल्लाह हाफिज।